Well, dear students, today we shall try to understand the classification of the animal kingdom. जो एनिमल किंगडम आपने स्टडी किया है इसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासिफाई या डिवाइड किया जाता है, जिससे सबसे पहले इस किंगडम को दो सब किंगडम में क्लासिफाई किया जाता है. वन इज़ प्रोटोजोआ, अदर इज़ मीजोजोआ. मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हों और उनके फीचर एनिमल लाइक हों, लाइक वो फोटोसिंथेसिस ना करते हों, वो ऑटोट्रॉफ्स ना हों, वो सब किंगडम प्रोटोजोआ में, और जो बाकी मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स के बने हों वो मीजोजोआ में. सब किंगडम प्रोटोजोआ भी आगे एक फाइलम है जिसका अगेन नाम सेम है, दैट इज़ प्रोटोजोआ, और इसमें 50,000 स्पीशीज़ आती हैं. मतलब ऐसी स्पीशी जो एक सेल से बनी हों और उन एक सेल्स के फीचर्स एनिमल लाइक हों, एनिमल सेल लाइक हों, तो वो फाइलम प्रोटोजोआ में आते हैं. लेट मी टेक ए लेज़र पॉइंट फर्स्ट. सो इसी तरीके से आपके पास जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स किंगडम में, तो वो सारे के सारे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स वो तीन मेजर ब्रांच में सबसे पहले डिवाइड हुए हैं. मीजोजोआ, ब्रांच पैराजोआ एंड ब्रांच यूमेटाजोआ. बेसिकली जो ये मल्टी सेलुलर फीचर है कि जब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स का बना हो, उसकी बॉडी में बहुत सारे एक से ज़्यादा सेल हों, इसमें कुछ ऐसे हैं जो पूरे कंप्लीट तरीके से मल्टी सेलुलर बन चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी बनने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इन दोनों के दरमियान में हैं. सो मीजोजोआ सबसे पहले हैं, ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स के तो बने हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, बट चूंकि जब सेल्स बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला जो यूनिट बनाते हैं उसको टिश्यू कहते हैं. लेकिन अभी तक इन मीजोजोआ में, जैसे मीजोजोआ ब्रांच के अंडर फाइलम मीजोजोआ आता है जिसमें 50 स्पीशीज होती हैं, तो इसमें अभी तक टिश्यूज़ नहीं बने. सो इट मीन्स ना तो ये यूनिसेलुलर रहा चूँकि बहुत सारे सेल्स इसमें हैं, और ना ही अभी तक टिश्यू नहीं बना. टिश्यू जो है वो जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हों, इकट्ठे मिल के फंक्शन परफॉर्म करें, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो टिश्यू कहलवाता है, बट टिश्यू नहीं बना. इसमें सारे के सारे सेल्स बॉडी में दो लेयर्स में अरेंज हुए हुए हैं. सो ये फाइलम मीजोजोआ है. पैराजोआ ऐसे हैं जिनमें सेल्स ने कोशिश करी है कि वो इकट्ठे रहकर, बहुत सारे सेल्स बॉडी में इकट्ठे होकर मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगें. जैसे फाइलम पारीफीरा जिसमें कम से कम 5,000 स्पीशीज़ हैं, उसमें टिश्यूज़ बनने लगे हैं, लेकिन अभी तक फुल्ली फॉर्म टिश्यू नहीं है, पूरली डिफाइंड टिश्यू है. ऐसे टिश्यू हैं जो अभी जिनके जो टिश्यू लाइक फीचर्स हैं वो पूरे के पूरे तरीके से नहीं बन सके. अभी तक भी सेल्स को अलग कर दिया जाए, सेल्स इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको इकट्ठे कर दिया जाए टू सम एक्सटेंट वो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो ये जो हैं इसमें ना तो टिश्यू कंप्लीट बने और ना ही कंप्लीटली एब्सेंट हैं. सो ये एक ब्रांच है पैराजोआ. और जो तीसरी है वो है यू मेटाजोआ. यू का मतलब ही ट्रू होता है, ट्रूली मल्टी सेलुलर, मतलब इनमें टिश्यूज़, आर्गन्स, सब चीज़ें बनेंगी और फुल्ली तरीके से बनकर फंक्शन परफॉर्म करेंगी. आपको पता है ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले एक सिंगल सेल फंक्शन परफॉर्म करता है तो यूनिसेलुलर, फिर मल्टी सेलुलर में सबसे पहले टिश्यू, फिर टिश्यू जब इकट्ठे हो जाएं, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होकर फंक्शन परफॉर्म करें तो ऑर्गन, जब बहुत सारे आर्गन इकट्ठे होकर फंक्शन परफॉर्म करने लगें तो ऑर्गन सिस्टम,
तो ऑर्गन सिस्टम हाईएस्ट ग्रेड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने वाला। हम देखते हैं कि ये जो ट्रू मेटाजोआ हैं, ट्रूली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यू मेटाजोआ हैं, इनके आगे 2 ग्रेड्स हैं। ये ग्रेड्स किसके बेस पर हैं? उनकी बॉडी की सिमेट्री के लिहाज से। देखिए, जब भी हम एनिमल्स की बॉडी को पढ़ने लगते हैं, हम ट्राई करते हैं उसकी बॉडी को डिवाइड करने की डिफरेंट हिस्सों में, ताकि अगर जो बॉडी में रिपीटेड हिस्से हों उनको 2 बार पढ़ने की बजाय 1 बार पढ़ा जाए और दूसरा खुद ही समझ में आ जाए। सो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो ग्रेड है रेडिएटा जिसकी रेडियल सिमेट्री है। जिस तरीके से आप एक सर्कल ले लें, उसका कोई भी सिंगल प्लेन नहीं होता जिससे आप उसको डिवाइड कर सकें 2 पार्ट में। जितने नंबर ऑफ रेडियस खींच लें उतनी बार ही वो डिवाइड होता जाएगा। तो इस टाइप्स के जो राउंड बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइलम सेलेंट्रेटा इसके अंदर आता है, जिसमें 11,000 स्पीशीज हैं। ये इन सॉरी की बॉडी एक जितने भी रेडियस सर्कल से खींचे जा सकते हैं, उसी तरीके से उतने ही तरीके से इसकी बॉडी डिवाइड की जा सकती है, क्योंकि इनकी बॉडी राउंड है। सो देयर इज ए रेडियल सिमेट्री एंड सो इट इज़ द ग्रेड रेडिएटा। और हमारे पास जो दूसरा ग्रेड है वो है बाइलेटेरिया। बाइलेटेरिया का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। बाई का मतलब 2, लेटरल मीन्स 2 हाफ, जिसको हम राइट और लेफ्ट हाफ कहते हैं। इस तरीके से जब आप ऑर्गेनिजम्स को 2 हाफ में, लेटरल हाफ्स में डिवाइड कर सकें, तो उसको हम ग्रेड बाइलेटेरिया में डालते हैं। ये नीचे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ग्रेड बाइलेटेरिया के आएंगे, और इसकी जो डिविजन्स हैं वो हैं प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। अब इसको किस बेस पे बाइलेटेरिया को हमने डिवाइड कर दिया प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में? प्रोटोस्टोमिया ऐसे बाइलेटरल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें मोथ ब्लास्टोपोर से डेवलप हो, और ड्यूटेरोस्टोमिया ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें मोथ ब्लास्टोपोर से डेवलप ना हो, अवे फ्रॉम ब्लास्टोपोर हो। मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ ये चीज़ समझाने के लिए। जब भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट होती है, सबसे पहले जाइगोट होता है, जाइगोट में डिवीजन होती है, फिर वो मोरूला, ये मास ऑफ सेल बनता है, मोरूला के बाद ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला के बाद वो गैस्ट्रूला बनता है। अब होता क्या है, जब वो ब्लास्टूला बनता है तो ये आप देख रहे हो उसकी एक यहाँ पर होल बनता है, पोर बनता है, जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। अगर तो फ्यूचर में डेवलपिंग एम्ब्रियो का मोथ यही ब्लास्टोपोर बन जाए, तो इस ऐसे को हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं या प्रोटोस्टोमिया कहेंगे ग्रुप को। और अगर ऐसा हो कि ब्लास्टोपोर से मोथ ना बने, आप देख रहे हो यहाँ ब्लास्टोपोर एनस बन रहा है और मोथ बन रहा है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ब्लास्टोपोर, दूसरे एंड पे, इस एंड पे फ्यूचर में बन रहा है, तो ये ड्यूटेरोस्टोम्स कहलवाएंगे। सो इट मीन्स जिनमें मोथ ब्लास्टोपोर से बने वो प्रोटोस्टोमिया, और जिनमें मोथ अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर बने, दूसरी साइड से बने, ब्लास्टोपोर से ना बने, उनको हम ड्यूटेरोस्टोमिया कहेंगे। तो ये आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। मोथ डेवलप्स फ्रॉम ब्लास्टोपोर एंड मोथ डेवलप्स अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। अब इसमें प्रोटोस्टोमिया में अगेन आप देखेंगे तो हमने इसके आगे 3, 4, 5 फाइलम आते हैं रादर, प्लेटिहेल्मिन्थ, निमेटोड, मोलस्क्स, एनालिड, आर्थ्रोपोड। अब ये हमने किस बेस पर डिवाइड किए हैं? एक तो जब हम आगे एनिमल डाइवर्सिटी में अलग अलग फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी मोर डिटेल से कि किस तरीके से ये अलग अलग किए गए हैं। लेकिन कुछ मेजर चीज़ें बताता हूँ। जैसे बॉडी में एक केविटी होती है जो आपकी इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल के बीच में होती है। इट मीन्स आप इंटेस्टाइन की केविटी को मत माने, ये इंटेस्टाइन की वॉल से बाहर और बॉडी की वॉल, आउटरमोस्ट जो बॉडी की वॉल है उससे अंदर बॉडी में केविटी होती है, जिस केविटी में आपके ऑर्गन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लंग्स रह रहे हैं, आपका हार्ट है, आपके किडनीज हैं, वाइटल ऑर्गन्स रह रहे हैं। तो ये जो केविटी है जब ऑर्गेनिजम्स में नहीं है तो ये एसिलोमेट कहलाते हैं। तो ये एसिलोमेटा फाइलम आ गया, इनमें बॉडी केविटी नहीं है, इनमें वाइटल ऑर्गन्स भी अच्छे से डेवलप्ड नहीं हैं। इसी तरीके से दूसरे पास निमेटोडा है जिसमें केविटी डेवलप होना स्टार्ट हुई है
बट ट्रूली डेवलप नहीं हो चुकी, तो इसको सीडोसिलोमेटा कहलवाते हैं। उस तरीके से फाइलम मोलस्क्स, एनलिड्स और आर्थ्रोपोड ऐसे हैं इनमें ट्रू केविटी है, ये यूसिलोमेटा है, केविटी ट्रू है, और केविटी का बनने का तरीका क्या है, शाइजोसिलस सिलोम। दो तरीके की सिलोम ट्रू जो होती है, ट्रू सिलोम का ये फीचर होता है कि वो जो केविटी बॉडी वाल और इंटेस्टाइन के बीच में बनेगी, उसके चारों साइड पे जो कवरिंग होगी वो मेसोडर्म की होगी। सो इट इज एनक्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय द मेसोडर्म। आपको पता है बॉडी की 3 लेयर हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। जब आपकी बॉडी की केविटी सारी साइड से मेसोडर्म से एनक्लोज्ड है, उसको हम ट्रू सिलोम कहते हैं। ये ट्रू सिलोम भी दो तरीकों से बन सकती है। मैं फिर आपको इस स्लाइड पर लाता हूँ, ये देख लीजिए। ये फॉर एग्जांपल मेसोडर्म की लेयर है, ये जो ब्लू दिखाई गई है। अगर ये सेंटर से स्प्लिट करे, इसके बीच में आप देख रहे हैं केविटी डेवलप होती जा रही है जो डिफरेंटली कलर्ड है, सिलोम लिखा हुआ है। तो अगर ये स्प्लिटिंग से बने, मेसोडर्म की लेयर स्प्लिट हो रही है एक साइड पर दूसरी साइड पर, बीच में केविटी बन रही है, आप देख सकते हैं आप कि इस केविटी को सारी साइड से मेसोडर्म ने लाइन किया है, तो ये हो गई शाइजोसिलस सिलोम। अगर ऐसा हो, ये जो ब्लास्टोपोर से अंदर एंटेरॉन बनी थी, आर्केंट्रॉन जिसको कहते हैं, अगर ये एंटेरॉन की बॉडी से मेसोडर्म की ओट पॉकेटिंग हो इस तरीके से, ये अब फ्यूचर में अगर ये ओट पॉकेटिंग से ये सेल आपस में मिल जाएं, तो ये केविटी बन जाएगी बॉडी में, जो सारू साइड से मेसोडर्म से लाइन तो है, ट्रू सिलोम तो है, लेकिन ये स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से नहीं बनी, ये ओट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंट्रॉन से बनी, तो इसको एंटीरोसिलस सिलोम कहेंगे। तो हम इस तरीके से हमारे पास ये जो है मोलस्क, एनलिड और आर्थ्रोपोड, ये ट्रू सिलोमेट तो हैं, लेकिन इनमें फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म के लिहाज से हम इसको शाइजोसिलस सिलोमेटा कहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में इन एनिमल्स में सिलोम जो है वो स्प्लिटिंग से बनी है। और जो ड्यूटेरोस्टोम्स जिनमें मोथ अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर बना था, इसमें हमारे पास इकाइनोडर्मेटा आता है फाइलम, और फाइलम कॉर्डेटा आता है। इनमें भी, इन दोनों में भी सिलोम ट्रू है, लेकिन सिलोम एंटीरोसिलस सिलोम है, दोनों में आप देख सकते हो। इसमें जो फाइलम एकाइनोडर्मेटा है ये नॉन कार्डेट वाला है। नॉन कार्डेट का मतलब वो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिन एनिमल्स में आपकी जो बैकबोन नहीं बनी अच्छे से, आपकी बैकबोन जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी बाद में कहते हो, उसको पहले हम साइंटिफिक टर्म में नोटोकॉर्ड कहते हैं जब वो डेवलपिंग स्टेज पे होती है। जब नोटोकॉर्ड है ही नहीं, तो ऐसे एनिमल्स इस एकाइनोडर्मेटा से लेकर पीछे वाले ये सारे जो डिस्कस किए हमने, ये सारे नॉन कॉर्डेटा हैं। तो हमारे पास नॉन कॉर्डेटा का सिर्फ एक फाइलम है जो ड्यूटेरोस्टोमिया है, तो वो है एक फाइलम इकाइनोडर्मेटा। और फिर फाइलम कॉर्डेटा वो हो गया जिसमें हमारे पास कॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्ड बनता है, जो बाद में आपकी वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी में चेंज हो जाता है, तो ये भी एंटीरोसिलस सिलोमेट वाले हैं, ट्रू सिलोम वाले हैं। इस कॉर्डेट में अगर आप देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा को, जिनमें नोटोकॉर्ड बनती है, दो ग्रुप्स हैं मेजर। एक है एक्रेनिया और प्रोटोकॉर्डेटा, या जिनको लोअर कॉर्डेट कहते हैं, और दूसरा ग्रुप है क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा और हायर कॉर्डेटा। इन दोनों में ये फर्क है कि इनमें थ्रोट बॉडी में नोटोकॉर्ड बनता है, लेकिन वो बाद में फर्म हड्डियों का स्ट्रक्चर, वर्टिब्रल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जो है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वैसा नहीं बनता। सो ये लोअर कॉर्डेट हैं। थ्रोट बॉडी नोटोकॉर्ड रहता है, वेयरएज इनमें पहले बॉडी में नोटोकॉर्ड बनेगा और बाद में एडल्ट बॉडी में जब वो फुली फॉर्म बॉडी बन जाएगी, उसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर लेता है हार्ड बोनी स्ट्रक्चर जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो ये फ़र्क है इनमें। उसके अलावा ये वो ग्रुप है जिसमें क्रेनियम नहीं होता, हेड के साइड पे ब्रेन केस जिसको कहते हैं वो बोनी नहीं होता, और इसमें क्रेनिया भी बना होता है। सो इनको यूकार्डेट कहते हैं या हायर कार्डेट कहते हैं, और इनको प्रोटोकार्डेट कहते हैं या लोअर कार्डेट कहते हैं। इस लोअर कार्डेट ग्रुप में, ये क्रेनिया में या प्रोटोकार्डेट में हमारे पास सब फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, जबकि क्रेनेटा का एक ही सब फाइलम है, दैट इज वर्टिब्रेटा। ये जो हेमिकॉर्डेटा है, ये याद रखें, ये पहली क्लासिफिकेशन के लिहाज से हम इसको फाइलम कार्डेटा में डालते थे, क्योंकि पहले साइंटिस्ट ने समझ लिया था
कि इसमें भी नोटोकॉर्ड बनता है, लेकिन आज हमें पता चला है कि ये हेमिकॉर्डेट बेसिकली ये कॉर्डेट नहीं है, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं बनता। वो एक मिसकंसेप्शन थी, वो एक इंटेस्टाइन के बक्कल पार्ट से, बक्कल डाइवर्टिक्यूलम बनता था ऊपर की तरफ उठकर, जिसको नोटोकॉर्ड समझा गया था। आजकल ये हेमिकॉर्डेट बेटर हैं, हम इसको नॉन कॉर्डेट में डालते हैं। लेकिन चूंकि क्लासिफिकेशन इस्टेब्लिश हो चुकी थी बुक्स में, तो बुक्स से अभी तक ये रिप्लेस नहीं करा गया। कन्फ्यूजन ताकि ना बन जाए आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपने पहली बुक्स उठाएं उसमें ये नॉन कॉर्डेट में हो, नई बुक उठाएं कॉर्डेट में हो, तो एक कन्फ्यूजन सी डेवलप हो सकती है रीडर के माइंड में, इसलिए इसको रखा गया वहीं पर है। लेकिन ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि ये हेमिकॉर्डेटा आजकल फाइलम कॉर्डेट में नहीं आता, ये नॉन कॉर्डेट में आता है। तो यूरोकार्डेट ऐसे हैं जिनकी टेल रीजन में जो है वो नोटोकार्ड बनता है, और सिफेलोकार्डेट ऐसे हैं जिनकी थ्रोट बॉडी बनता है। हालांकि सिफेलो का मतलब हेड है, तो इसका मतलब यूरो का मतलब जैसे टेल है, सिफेलो का मतलब हेड है, तो इनमें तो टेल वाले रीजन में नोटोकार्ड बनता है। तो इनमें सिफेलो का डजेंट मीन के हेड में बनता है। बेसिकली इनमें एक स्पेसिफिक फीचर है, हम आगे पढ़ेंगे भी उसको, कि नोटोकार्ड इनमें हेड से आगे एक्सटेंड हो जाता है। नॉर्मली आप देखें आपका वर्टिब्रल कॉलम हेड से पीछे पीछे है, लेकिन इनमें हेड से आगे तक नोटोकार्ड एक्सटेंड होता है, इसलिए इनको स्पेसिफिकली सिफेलोकार्डेट कहा गया है। बट इसका मीनिंग ये मत समझें कि ओनली हेड रीजन में ही नोटोकार्ड बनेगा। हमारे पास वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है, इसके दो डिवीजन्स हैं। एक वो एनिमल्स हैं जिनमें जाज नहीं बने अभी तक, एक वो हैं जिनमें जाज बन चुके हैं। जाज ना बनने वालों का ग्रुप जो है वो एक गनेथा है, और जिनमें बन चुका है वो गनेथोस्टोमेटा है। और फिर हमारे पास जो जिनमें जाज बन चुके हैं, इनको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक पाइसिस, जिनको आप कॉमनली फिशेस कह सकते हो, एक टेट्रापोड्स, जिनको 4 फीटेड एनिमल्स कहते हो आप। फिर इस सब फाइलम की, इस एग्नेथा डिवीजन की, इन दो सुपर क्लासेस की, ये क्लासेस हैं हेमिकॉर्डेटा की एंटीरोन्यूस्टा, टीरोब्रांकिया, यूरोकार्डेटा की एसिडिएसी, थैलिएसी, लार्वेसी, सिफेलोकार्डेटा की लेप्टोकार्डाई, एग्नेथा की अस्टेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस की प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिक्थीस, टेट्रापोडा की रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मेमल्स। ये क्लासेस हैं। ये हम आगे जब हम पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी एनिमल डाइवर्सिटी का पूरा कोर्स है, उसमें आप हर एक के फीचर्स भी पढ़ लेंगे। इसमें ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किए हैं, जिनको मैंने रेड कलर से लिखा है, ये इनको हम लोअर वर्टिब्रेट भी कहते हैं। इनको हम लोअर वर्टिब्रेट, क्योंकि ये सब फाइलम तो वर्टिब्रेटा से ही हैं, लेकिन इसमें यहाँ तक कि ये लोअर वर्टिब्रेट हैं, और ये वाले हमारे पास हायर वर्टिब्रेट्स हैं। लोअर वर्टिब्रेट्स को एन एमनियोट्स भी कहते हैं, और हम हायर वर्टिब्रेट्स को एमनियोट भी कहते हैं। क्यों? कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के टाइम साइड पे एक एमनियोटिक लेयर बनती है, जिसके बीच में एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाता है। ये एक लिक्विड है जो उसको हमेशा मॉइस्ट रखता है। चूंकि ये वो सारे के सारे एनिमल्स हैं, ऑस्टेकोडर्मी, साइक्लोस्टोम्स, प्लेकोडर्म, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिक्थीस, एम्फीबिया आर द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स विच आर लिविंग ऑलरेडी इन द वाटर। उनको प्रॉब्लम नहीं है कि उनका एम्ब्रियो सूख जाए, सो उनमें एमनियोटिक लेयर भी नहीं होती और बीच में एमनियोटिक फ्लूइड भी नहीं होता। वेयर एज रेप्टाइल्स, एव्स एंड मेमल्स, ये वो बर्ड्स हैं, ये वो एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिनमें उनके एम्ब्रियो को सूखने के चांस रहते हैं। इसलिए इनके साइड पर कुदरत ने एक लेयर बनाई है जिसको एमनियोटिक लेयर कहते हैं, उसके बीच में एमनियोटिक फ्लूइड भी होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको सिखाने वाला हूँ एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद, यूनिसेलुलर और ए सेलुलर या नॉन सेलुलर जिसको कहते हैं। नॉर्मली हम लोग इन सब को एक ही बात समझते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर और नॉन सेलुलर, हम उसको यही समझते हैं कि वो एक सेल का बना हुआ है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर आप टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जाएं तो थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, ये जो शेवान एंड शेल्डन है, इन्होंने एक सेल थ्योरी दी थी जिसमें ये कहा था कि सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स
बने हुए हैं बहुत सारे सेल्स के। इसका मतलब उनकी बॉडी में सेल एक यूनिट है। जिस तरीके से मैं ये कह लूँ कि आपकी घर की बिल्डिंग बहुत सारी ईंटों से बनी है और मैं ये कहूँ एक ईंट उसमें एक यूनिट है। इस तरीके से शेल्डन शेवान ने कहा था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं, उसमें से एक सेल एक यूनिट है। अगर हम ऐसे डिफाइन करें कि सेल एनिमल बॉडी का एक यूनिट है तो फिर ठीक है, प्रोटोजोआ जो एक सेल के बने हुए हैं उसमें सिंगल यूनिट है, और जो मल्टीसेलुलर हैं उसमें सेल जैसे बहुत सारे यूनिट हैं। दस द बॉडी ऑफ प्रोटोजोआ इज मॉर्फोलॉजिकली, मतलब मॉर्फोलॉजिकली हम जब गिनने की बात करें तो मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल्स ऐसे यूनिट हैं, बहुत सारी यूनिट मिलकर मल्टीसेलुलर बॉडी बनी है, और प्रोटोजोआ की एक ही सेल की बनी हुई है, मतलब एक यूनिट है। लेकिन जब हम ए सेलुलर नॉन सेलुलर की बात करें, ए का मतलब होता है अपसेट, नॉन सेलुलर का मतलब अगेन वही नो सेल। ये बेसिकली क्या है, ये सिर्फ सेल ना होने की बात नहीं है, ये डिवीजन की बात है। फॉर एग्जांपल जब हम ये मान के चलते हैं कि मल्टी सेलुलर की बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है, इट मीन्स हम यूं भी कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर की बॉडी बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो सकती है। उसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, आप उन यूनिट्स को अलग अलग कर सकते हो। जब आप ऐसा मान के चलो तो इसका मतलब प्रोटोजोआ ए सेलुलर है। क्यों? उसकी बॉडी को और आप डिवाइड नहीं कर सकते। यहां सेलुलर का मतलब डिवीजन है, इसका मतलब उनकी बॉडी को और आप डिवाइड नहीं कर सकते। वो नॉन सेलुलर है, वो ए सेलुलर है। क्यों? उसकी एक ही सेल से बनी हुई है, उसको अगर आप काट के और सेल के पार्ट करोगे तो वो लिविंग नहीं रहेगा, और जब लिविंग नहीं रहेगा तो वो जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आएगा। तो मल्टी सेलुलर की बॉडी में से सेल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ की बॉडी से सेल अलग नहीं हो सकते। अगर उसी कंटेक्स्ट में ले हम ये कहेंगे प्रोटोजोआ ए सेलुलर है, और हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत सारे सेल्स के बने हैं। इसका मतलब प्रोटोजोआ सिर्फ एक लूज सेल नहीं है बॉडी का। हम ये नहीं मान के रख सकते कि जिस तरीके से मल्टी सेलुलर की बॉडी से एक सेल अलग निकाला और वो एक सेल रहा तो इस सेल के बराबर प्रोटोजोआ का सेल है। नो। क्यों? कि जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक सेल आप निकाल के अलग रखो, वो सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। वो एक टिश्यू का पार्ट था, जब तक उस टिश्यू में नहीं रहेगा वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, वो मर जाएगा। लेकिन प्रोटोजोआ का एक सेल पूरी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जिस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा फंक्शन एक बॉडी का परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, फीडिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके से प्रोटोजोआ का सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और जब मल्टी सेलुलर बॉडी से एक सेल अलग निकाल के रख दो, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इट मीन्स फंक्शनली हमारा प्रोटोजोम सेल जो है ये पूरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी के बराबर का है, ना कि उसके एक सेल के बराबर का। सो इस तरीके से अगर आप देखें आप तो इट मीन्स फंक्शनली प्रोटोजोआ सेल जो है वो इज नॉट इक्विवेलेंट टू द सेल ऑफ ए मल्टीसेलुलर बॉडी, इट इज इक्विवेलेंट टू ए मल्टीसेलुलर बॉडी रादर, पूरी बॉडी के बराबर का है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखने में तो हमें ये एक सेल लगता है, तो मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल हैं और इसमें एक हैं, लेकिन फंक्शनली हमारा प्रोटोजो जो है ये बॉडी के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं 10 प्रोटोजोन सेल इज मॉर्फोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू ए सिंगल सेल ऑफ ए मेटाजोन बॉडी, बट फिजियोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू ए होल मेटाजोन बॉडी। सो इसलिए हमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि हम प्रोटोजोआ को ए सेलुलर कहें या नॉन सेलुलर कहें। अगर हम सिर्फ यूनिसेलुलर कह देंगे कोई ये समझ लेगा कि ये बराबर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के एक सेल के बराबर है। नहीं, वो दिखने में बराबर है, वो फंक्शनली बराबर नहीं है। ये वो डिवाइड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी, क्योंकि ये प्रोटोजोआ का सेल उनकी बॉडी के बराबर है, लेकिन मल्टी सेलुलर की बॉडी डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो सकती है, इसकी बॉडी डिफरेंट सेल्स में डिवाइड नहीं हो सकती। इसलिए अप्रोप्रिएटली इसको ए सेलुलर या नॉन सेलुलर कहना बेटर है। स्टूडेंट्स थैंक्स। इसके साथ जो है हमारा ये एक इंट्रोडक्शन एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन और आपको मेजर कंसेप्ट प्रोटोस्टोमिया, ड्यूरोस्टोमिया, फिर सिमेट्री के ऊपर कंसेप्ट, फिर आपकी सिलोम के ऊपर कंसेप्ट और यूनिसेलुलर सेलुलर का कंसेप्ट क्लियर किया। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।